वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले ख़त्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो गया। नाजरीन, जब भी आप फ़ोन करें प्लीज़ अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दिया करें ताकि आपकी आवाज़ आसानी से सुनाई दी जा सके। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, मैं ना 2006 में यहाँ आया था स्टूडेंट वीज़े पे। ठीक है। उसके बाद मेरा वीज़ा चला 2013 तक। 2013 में पोस्ट स्टडी वर्क का मसला आ गया था। हेलो, ठीक है, बात करें। जी 2013 में पोस्ट स्टडी वर्क का मसला आ गया था। उसकी वजह से वो केस चला कोर्ट में और वो 2 साल तक वो चलता रहा। उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि मुझे 10 साल होने वाले थे। फिर मेरे एक वकील था, उसने जो है प्राइवेट लाइफ के हवाले से मेरा केस डाल दिया। तो होम ऑफिस ने 1 महीने में रिफ्यूज़ करके मुझे और मेरी मिसेस को जो है डिटेंशन में बंद कर दिया 4 महीने। वहाँ हमने जो है वो अप्लाई कर दिया, असालम मेरी मिसेस ने अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने अब वो भी रिफ्यूज़ कर दिया। अब 10 साल हो गए हैं, होने वाले हैं, तो अब क्या करना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। 10 साल में आप नहीं आते हैं चूँकि आपका जो क्लॉक है वो वहीं पे स्टॉप हो गया था जहाँ पे आपका वीज़ा ख़त्म हुआ था। तो बहरहाल आप अपने किसी वकील से या अपने वकील को सारे पेपर दिखाकर या किसी वकील को पेपर दिखाकर उनसे एडवाइस लें नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं। बहरहाल 10 साल की बेस पे अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं चूँकि आपका क्लॉक जो है वो स्टॉप हो चुका है। उसमें होता है कि कंटिन्यूसली आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाया 10 साल तक। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ जो आपने पार्टी अनाउंस की है। मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैंने ज्वाइन किया उसको। थैंक यू। नंबर 2, मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने 10 इयर्स पे इंडेफिनिट लिया था और 2 साल हो गए मेरे इंडेफिनिट को और मैंने अभी तक पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है। मेरे 2 बच्चे हैं जो पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे, लेकिन वो 8 साल से यहाँ पे हैं डिफरेंट वीज़े पे, स्टूडेंट, PSW और HSMP इस तरह के वीज़ों पे, लेकिन करंटली वो मेरे डिपेंडेंट पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो क्या मेरे बच्चों के लिए कुछ ऐसा सोल्यूशन है कि डायरेक्टली उनको इंडेफिनिट या पासपोर्ट अप्लाई हो सके? उनकी माँ का लीगल स्टेटस क्या है? वो भी मेरी डिपेंडेंट ही है। तो उनको इंडेफिनिट नहीं मिला है? उनके अभी 10 इयर्स, मतलब अभी उनके वो जो अभी ऐसा हो गया ना कि अगर कोई यूके सेटल पर्सन हो तो 2.5 साल के 2 एक्सटेंशन लेने पड़ते हैं आपको। तो अभी उन्होंने पहला अप्लाई किया था तो रिसेंटली उनका लग गया है लास्ट मंथ में। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लिए नहीं हो सकता कुछ। आपका यही है कि जब माँ को इंडेफिनिट स्टे मिलेगा तो उस वक्त बच्चों के लिए इंडेफिनिट स्टे या नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन कर सकेंगे, लेकिन जब तक माँ का सेटल स्टेटस नहीं है तो उस वक्त बच्चों को नेशनलिटी नहीं देंगे। अगर आपकी नेशनलिटी के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हुआ वो तो ब्रिटिश माना जाएगा, लेकिन अगर बच्चे यूके में पैदा हुए होते फिर भी आपके इंडेफिनिट स्टे के बाद ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई कर सकते थे। अभी वो किसी रूल में नहीं आते, तो इस वजह से जस्ट वेट करें कि माँ के साथ ही उनका वीज़ा फिर एक्सटेंड करवाते रहें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी, आप बात करें। I have a question about nationality. Yes, please go ahead. Yeah, hello. Yes. So what's the I have question? a question about my naturalization. Basically, I got a 5 years visa, and I applied last year in 2015 for indefinite leave to remain. And then, am I eligible for this year for nationality? So how did you get indefinite stay on the basis of marriage? No, it's refugee status. Okay, thank you for your call. Basically, once you got indefinite stay, so after 12 months you can apply for British nationality. So the day you are granted indefinite stay from basically your 1 year start. So as soon as you complete 1 year, 12 months, then you can apply for British nationality. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मलिक साहब का कोई डायरेक्ट नंबर मिल सकता है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, डायरेक्ट तो नहीं, इस पे तो प्रोग्राम इस वक्त मैं कर रहा हूँ। तो बार आपने अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वेबसाइट पे चले जाएं, तो वहाँ तरीकाकार लिखा हुआ है कि एडवाइस आप कैसे ले सकते हैं प्रोग्राम के अलावा अगर लेना चाहें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि हमारी शादी हुई थी 2012 में। मेरी वाइफ ब्रिटिश नेशनल है और 2012 में हमारी शादी हुई थी, जबकि मुझे वीज़ा मिला था जून 2014 में। तो अब मैं स्ट्रेट अवे, अब मुझे तकरीबन मेरी शादी को, अगर 2017 मेरी शादी को 5 ईयर हो जाते हैं,
और मेरी वाइफ 5 यानी कि परमानेंट को जॉब कर रही है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। वाइफ की नेशनलिटी क्या है? ब्रिटिश हैं? वाइफ की नेशनलिटी ब्रिटिश है, मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ठीक है, तो आपको जो पहली परमिशन कब मिली थी? वीजा आपको किस तारीख को मिला था? 28 जून 2014 में। तो आपने एप्लीकेशन कब की थी? एप्लीकेशन हमने दी थी, पहले एक दफा दी थी, वो रिफ्यूज हो गई थी। 2013 में दी थी स्टार्ट में, लेकिन वो रिफ्यूज हो गई थी, फिर अपील की थी, वो रिफ्यूज हो गई, दोबारा अप्लाई किया था तो 2014 में मिला था। तो उन्होंने आपको आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल दिया था स्टे, या कैसे दिया था? नहीं, उन्होंने हमें डायरेक्ट यानी कि पासपोर्ट पे स्टैंप की थी नहीं जैसे। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा कंप्लीट किया था? एप्लीकेशन फॉर्म तो रूटीन में जो नॉर्मल पेपर कौन सा? वहाँ पे तीन फॉर्म होते हैं, आपको याद नहीं? आपने 18,600 की वो शर्त पूरी की थी? हम 18,600 वाली। लेकिन आपका वीजा नहीं था उस वक्त जब आपने वीजा के लिए अप्लाई किया, आपके पास वीजा नहीं था? नहीं, जब हमने अप्लाई जी, किया। आपकी काम का शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपको इन्होंने 10 ईयर्स के रूट के ऊपर चढ़ाया हुआ है, क्योंकि अगर कोई आदमी शादी के बेस पे एप्लीकेशन करता है तो अगर वो शादी ठीक हो जाए, इमिग्रेशन वाले उसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आपके पास लीव टू रिमेन ना हो, तो वो आपको 5 ईयर्स की रूट पे नहीं दे सकते, बल्कि आपको एक 10 ईयर्स के रूट के ऊपर चढ़ाते हैं। उसमें ये होता है कि 2.5 साल का 4 दफ़ा अप्लाई करना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है। जब 10 साल पूरे करते हैं तो फिर इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप चाहें तो 10 साल के रूट से 5 ईयर्स के रूट पर आ सकते हैं, अगर आपकी इनकम 18,600 से ज़्यादा हो। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि आप 10 साल के रूट के ऊपर हैं, तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से या अपने वकील से मिलकर मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं एक्चुअली ब्रिटिश नेशनल हूँ। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी अब आ रही है? जी हाँ। मैंने कहा मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर भी ब्रिटिश नेशनल है। ठीक है। और वालदा कराची में होती है, उन्हें इससे पहले 4 दफ़ा यहाँ आ चुकी हैं। तो इस दफ़ा हमने उन्हें बुलाया क्योंकि मुझे लीवर ट्रांसप्लांट पे जो है अर्जेंट मुझे लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए, और वो जो वालदा की अप्लाई की और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हालांकि 4 दफ़ा पहले आ चुकी हैं। वो कहते हैं कि वी डोंट थिंक यूर जेन्युइन विजिट इन यूके। लास्ट टाइम वो पिछले साल आई थी, तो वो जो है इसमें कुछ जो अगर आपकी एडवाइस हो। तो अभी आपका सवाल क्या है? जी मुझे लगता है कि शायद आपकी कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो गई है। तो बहरहाल यही आपका था मेरे ख्याल में सवाल कि आपकी जो आप वालदा की एप्लीकेशन उन्होंने अब अनरीजनेबली रिफ्यूज़ कर दी। इसमें यही कि पहले भी मैंने कॉलर के जवाब में बताया था, या तो एमपी को इसमें इन्वॉल्व करें तो या इसको हाई कोर्ट में ले जाएं, लेकिन दोनों सूरतों में आपके 50-50 चांसेस हैं। इनका लॉन्ग टर्म हल यही है कि आप लोग जो इससे मुतासर होते हैं तो आप एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, या अपने एमपीज़ के पास जाएं। तो अगर आप प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं तो मुझे फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट करें, तो मैं आपको बता दूंगा इसका क्या तरीक़ाकार किया जाए। तो इस पर अगर आप पार्लियामेंट के सामने या कहीं और जाकर एहतजाज करेंगे 1-2 दफ़ा, तो फिर मुझे लगता है कि शायद इस सिलसिले में अपील का राइट कम अज़ कम वो आपको बहाल कर दें। तो बहरहाल इस सिलसिले में जैसे कि आप टेलीफोन पे बस टाइम ना निकालें और सिर्फ टेलीफोन करके एडवाइस लें, तो इससे आपका मसला हल नहीं होगा। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हमने असाइलम किया था 2 मार्च 2012 को, और उसके बाद हमें एक अपील भी मिली थी। एक दफ़ा कोर्ट से रिफ्यूज़ हुआ था, फिर हमें अपील मिली थी, फिर वो भी रिफ्यूज़ हो गया था। 2013 में हमारा केस तकरीबन बस फिनिश हो गया था, लेकिन उसके बाद हमारे वकील ने डाला था कि आप वेट करें, मैं उनको रिव्यू के लिए कहता हूँ। लेकिन उसके बाद 3 साल गुजर गए हैं, अभी हमें 5वां साल चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारा कोई डिसीजन नहीं आया। आपका केस चल रहा है कोई? तो कुछ हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारा भी साइनिंग भी तकरीबन 10 महीने होने लगे, उन्होंने ख़त्म कर दिए। और हमसे लास्ट एक 10 माह पहले उन्होंने एक फॉर्म फिल कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप फिंगरप्रिंट्स लगाए। मेरे हस्बैंड का समझ लिया कि हम दोनों ने लगाया था। फिर हमारे बच्चों को भी उन्होंने बुलाया था, उनकी पिक्चर्स भी ली थी, और हमें साथ में ऐसे ही। तो बच्चों को कितना अर्सा यहाँ पे हो गया है?
हमारे बच्चों को 5-5 साल होने लगे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर वो फ़ोटो वगैरह ले लें तो फिर उसका एक ये भी मकसद होता है कि वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट तैयार करें। इस वक्त मुझे लगता है आपका कोई केस नहीं चल रहा है। अगर आपका कोई केस ना चल रहा हो तो फिर आप ख़तरे में होते हैं, आपको एनी टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा बेहतर अपने वकील से मशवरा कर लें कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ अगर आपको 7 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको रहने की परमिशन मिल जाए बच्चों की बुनियाद पे। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए, आप बात करें। मुझे लगता है कि आपने टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा, जी तो प्लीज़ आप टीवी की आवाज़ कम कर दिया करें जब आप कॉल करें या आपकी कॉल जब मिल जाए। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं टीवी की आवाज़ कम कर देता हूँ। जी जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी, मुझे अपने भाई के लिए क्वेश्चन करना है जी। उन्होंने इंटरप्रेन्योर वीजा अप्लाई किया था, उनका इंटरप्रेन्योर वीजा लग गया था। तो उसके बाद 2 लाख वाला या 50,000 वाला? 50,000 वाला। ठीक है। फिर उसके बाद उनका होम ऑफिस ने वीजा कैंसिल कर दिया था। तो उसके बाद वो अपील पे गए, सारी अपील उन्होंने जीती। उसके बाद होम ऑफिस ने उनका वीजा रीस्टेट कर दिया। जब उन्होंने वीजा रीस्टेट किया तो सिर्फ 3 महीने उनके रह गए थे वीजे के, लेकिन वो जो 2 रिक्वायरमेंट थी, 2 जॉब की, उसमें से वो 1 जॉब की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके थे, दूसरी की नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया तो होम ऑफिस ने उनका एक्सटेंशन रिफ्यूज करके भेज दिया कि आपने कुछ पे स्लिप नहीं लगाई थी। उन्होंने फिर वो दोबारा अप्लाई कर दिया। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? पे स्लिप लगा के दोबारा अप्लाई कर दिया, तो अभी उनको क्या करना चाहिए? उन्होंने क्या अप्लाई किया? अपील किया दोबारा? नहीं, अपील नहीं, दोबारा उन्होंने री अप्लाई कर दिया उन्होंने। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, मुझे लगता है उनकी एप्लीकेशन अब रिफ्यूज़ हो जाएगी। आपके सामने ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही था कि जब एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, पहले आपके सामने ये था कि जब वीज़ा मिला था उस वक्त आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं की हैं। तो अब प्रॉब्लम ये कि अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करें फिर ना तो इमिग्रेशन वाले आपको परमिशन दे सकते हैं, ना ही आगे जा ही दे सकता है। तो बहरहाल इसका हल यही था कि जब पहली एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी तो उसको आप आगे कोर्ट में ले जाते। तो बहरहाल अगर अप्लाई किया तो जस्ट वेट करें इसका क्या फ़ैसला होता है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, आप बात करें। हेलो जी, मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी क्योंकि आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है कि जब आप रिंग करें तो टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दिया करें ताकि हमें सुनाई दे सके कि आप क्या कह रहे हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, आप बात करें। हेलो जी। हाँ जी, I have got indefinite leave to remain based on domestic violence. My question is that how can I inform the Home Office about the fraud marriage that my husband has done with me? Because from last couple of days I'm trying very hard to let the authority know that what kind of person he is. If I'm being the victim, if I have been the victim today, tomorrow somebody else will be. So I want to let Home Office know what is happening. Okay, thank you for your call. Basically, you can write to the Home Office, give them all details over there, so they will take into consideration and put in their record and might take any action as well. So if you want to write something, you can write to the Home Office at their address, Croydon address. You can write to them. Thank you for the call. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, टीवी की आवाज़ कम दे, टीवी की आवाज़ बात कर लीजिए जी। जी हाँ जी, बात कर लीजिए। जी, बात करें। हेलो, जी, बात करें। हाँ जी, मालिक साहब, मैं ना अपने भेजे थे पेपर परमानेंट रेजिडेंस ਲਈ। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੱਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, मैं नहीं लगता कि वापस भेजणगे। अगर ਤੁਹਾਡੇ 5-7 3-4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। सर मैं एक्चुअली 2009 में स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी। ठीक है।
और उसके बाद मैंने पोस्ट स्टडी लगवाया, फिर टायर 2 लगवाया एंड आई वाज ऑन द वर्क परमिट। ठीक है। और वर्क परमिट मेरा 2017 की जनवरी तक सी, पर मेरी एम्प्लॉयर का लाइसेंस रिवोक हो गया। ठीक है। तो होम ऑफिस ने मेरा वीजा कैंसिल करता और मैंने कर्टेलमेंट लेटर भेज दी। विद इन दैट 60 डेज मैं टीयर 1 अप्लाई किया एंटरप्रेन्योर। ठीक। और रिफ्यूज हो गया। एडमिन रिव्यू किया और रिफ्यूज हो गया। ठीक है। और हुन मैं रिफ्यूज का रीजन सीगा कि जेडे मेरे फंड्स सीगे वो इंडिया से 2 लाख पाउंड। ठीक है। हुन मेरी बेटी 6 साल दी है और 1 साल मैंने हुन चाहिए, मैंने की करना चाहिए अगे कि मैंने कुछ FLR पानी चाहिए या फिर दोबारा टीयर 1 फंड्स मूव करने चाहिए या मैंने की करना चाहिए? जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਅਰ 1 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਐਡਮਿਨ ਰਿਵਿਊ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। तो उस तो बाद तुसी बच्चे नहीं बेचते, अगर एप्लीकेशन करना चाहो तो कर सकोगे। तो इसनों अगे हाई कोर्ट दे विच चैलेंज कर लियो। कल का शुक्रिया। देखते हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो जी? ठीक, फरमाइए। सर मैं अपना केस एक परमानेंट अपनी मिसेज का पाया सी। ठीक है। तो उन्होंने रिफ्यूजर ला के तो वापस कर सटिया सी कि तुहाडा जिहड़ा रिलेशनशिप है वो नहीं सही। बाकी उन्होंने हर चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, मकान का भी ते काम का भी। अच्छा। ते दोबारा हुण मैनू क्या करना चाहिए ना कि उस तो बाद फिर मैं वकील को गया तो उसने दोबारा एप्लीकेशन पाई, उसने कहा कि उन्होंने पेपर उन्होंने दोबारा रिव्यू करो। तो तुहानू अपील दा राइट मिलिया सी कि नहीं मिलिया सी? जी जी मिलिया सी अपील दा। अपील नहीं कीती है? अपील कीती है उस तो बाद नाल ही उन्होंने रिव्यू दे भी कीता सी कि पहले रिव्यू करो, साडा कोर्ट दा टाइम जाया ना करो। तो रिव्यू भी जो उन्होंने ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਰੂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦਾ शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। जी हेलो जी, फरमाइए। तो अपने मतलब कि मैं पूछना ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 9.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਪੈਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੰਟ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? जी ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हाँ, आजकल उन्हें एक नवी एक पॉलिसी कढ़ी है कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 9.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ 10 साल पूरे कर ले, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ एप्लीकेशन पा सकता है। कल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। हेलो सर, मेरा नाम संजीव कुमार है जी। सर मैं 2012 में इंडिया से आया था इधर स्टूडेंट भी। तो सर मेरा 2 साल का वीज़ा था, तब मैंने फिर अप्लाई किया वीज़ा। तो उसके बाद सर मेरा उन्होंने ना पासपोर्ट रख लिया और मुझे मेरा केस रिफ्यूज कर दिया। मेरे एजेंट ने ना मेरे फाइल में मेरा पासपोर्ट नहीं भेजा साथ में उनके साथ। वो कहने लगे, वो बाद में फिर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सर क्या कर सकता हूँ मैं? तो अभी आपका सवाल क्या है? सर सवाल ये है क्या मैं वहाँ से पासपोर्ट मेरे को मिल सकता है उधर से? आप क्या नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, जब वो किसी की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं फिर उसको पासपोर्ट नहीं देते हैं, पासपोर्ट अपने पास ही रखते हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहें या से वापस इंडिया जाना चाहें तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर देंगे, लेकिन अब पासपोर्ट वापस नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप शादी वगैरह करना चाहें उसके लिए आप हम आपको कह सकते हैं कि आपके पासपोर्ट की अटेस्टेड फ़ोटो कापी आपको भेज दें, वो सेटिस्फाइड कापी आपको भेज देंगे तो वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट आपको ओरिजिनल वापस नहीं करेंगे आप। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है जी, फरमाइए। जी जी, आप बात करें। जी जी बात करनी थी वकील साहब से। जी बिल्कुल, आप टेलीफोन पे बात करें, आप आ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब बात करें, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप बात करें, आपका सवाल क्या है? मैं कर रहा हूँ बात। मेरा सवाल यह है कि मैंने, जी थैंक यू, मेरा सवाल ये था कि मैंने बच्चे के लिए अप्लाई करना था
पाकिस्तान में। अच्छा, कितनी तनख्वाह शो करनी पड़ती है? आपका एक ही बच्चा है? एक बच्चा है, वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए नहीं बात सकती। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप बच्चे को अकेले नहीं बुला सकते हैं। अगर आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, उसके पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई तनख्वाह शो नहीं करना पड़ती। लेकिन वैसे अगर आपके पास इंडेफिनिट स्टे, आप वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो फिर आप बच्चे को नहीं बुला सकते हैं जब तक वाइफ ना आए। दोनों अप्लाई करना चाहें, दोनों अप्लाई करेंगे, फिर दोनों एक साथ आएंगे, खाली बच्चे को आप नहीं बुला सकते हैं। तो दोनों को अगर बुलाना चाहे उसके लिए आपकी जो तनख्वाह है वो 22,400 पाउंड से ज़्यादा होनी चाहिए और वाइफ ने इंग्लिश टेस्ट पास किया हो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, अगर मेरा बच्चे को यहाँ पे 7 साल हो गए हैं, यानी कि 8 साल हो गए हैं, लेकिन हमने 7 साल की बेस पे उसका केस अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। बच्चा मेरा पाकिस्तान से आया था, तो जब उसको 10 साल पूरे हैं, क्या वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है? जी नहीं, वो नहीं अप्लाई कर सकता। उसके लिए सिर्फ वो बच्चे जो यूके में पैदा हो जाएं, बरतानिया में, और यहाँ 10 साल तक रहें और 10 साल पूरे कर लें, वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अपने बच्चे ने यूके में बाहर से आया, 7 साल पूरे कर लिए, उसके बाद अगर आपने एप्लीकेशन किया तो उसमें आप केस के विन करने के आपके चांसेस होते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि मेरा साउथ अफ्रीकन सिटीजन हूँ और मैं अभी ओवर स्टे हूँ। मैं 2008 में आया था, तो मेरा कुछ बन सकता है यहाँ पे, या 10 साल का, या फिर साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट के लिए कोई डिफरेंट लॉ है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उसके लिए कोई डिफरेंट लॉ नहीं है। जब आप आए थे तो यही कानून था कि आपको ऑन एंट्री वीज़ा मिल जाता था। तो बहरहाल अगर आपने 2008 में आए हैं तो आपके तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं, तो आप ह्यूमन राइट्स में अगर एप्लीकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सर, मुझे ये पूछना है, मेरा टायर 1 एंटरप्रेन्योर वीजा रिफ्यूज हो गया है। ठीक है। हेलो जी। और एडमिन रिव्यू भी रिफ्यूज हो गया है, और मुझे 14 डेज मिले हैं, लेकिन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी मुझे ऑफर लेटर दे रही है। तो क्या मैं स्टूडेंट वीजा पे मुझे लग जाएगा जी सितंबर इनटेक में? जी, मुझे नहीं लगता कि आपका वीज़ा लग जाएगा, चूँकि आपका एडमिन रिव्यू भी आप रिफ्यूज़ हो गया है, तो मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन आप ट्राई कर सकती हैं, लेकिन चूँकि उसमें है कि आपके पास लीव टू रिमेन होनी चाहिए थी, जो थी नहीं। दूसरा बात पे वो भी शक करेंगे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं कि नहीं है, इस वजह से उसमें ज़्यादा चांसेस नहीं। लेकिन आप अगर चांस लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अभी लैंड भी ड्रॉप हो गई थी, लेकिन मेरा बच्चा पाकिस्तान से आया, उसकी बेस पे हमने अप्लाई किया, एप्लीकेशन किया, तो उसको 7 साल हो गया। और एक मेरी बेटी जो यहाँ पे पैदा हुई है, उसको वो 5.5 ईयर्स की हो गई है। ठीक है, तो अभी आपका सवाल क्या है? जी, मुझे लगता है कि आपकी कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो गई है। अगर आपने 7 साल की बेस पे अप्लाई किया फैमिली ने, तो आपकी फैमिली को यहाँ पे परमिशन मिल जानी चाहिए। और जो बच्चा पाकिस्तान से आया था वो ज़ाहिर नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। बहरहाल अगर उस बच्चे को यहाँ पे 7 साल पूरे हो गए तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन किया तो चांसेस हैं कि आपको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी, बच्ची को भी, बच्चों को भी, और आपको भी। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी, आप बात करें। वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम खान है और मैं हांगकांग से आया हूँ। ठीक है। वहाँ से मैं अप्लाई करना चाहता है अपने बच्चों के लिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या रूल्स है? तो आपके पास किस तरह का यहाँ पे वीज़ा है? मेरे पास ब्रिटिश सिटीजन पासपोर्ट है। कौन से वाला, BNO है या फुल ब्रिटिश पासपोर्ट है? हाँ, गुड आंसर जी। मेरे पास अभी ब्रिटिश सिटीजन पासपोर्ट है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आप फुल ब्रिटिश नेशनल हैं तो अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, उसके लिए वही है कि आपकी इनकम 18,600 पाउंड होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों की तादाद पे है कि कितने बच्चे हैं, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके आपको कोई भी वकील बता देगा कि आपकी इनकम कितनी रिक्वायर्ड है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। कि अगर कोई बच्चा, कोई फैमिली जो जिसके बच्चे को 7 साल हो गए हो इधर, और वो अप्लाई किया, और बच्चा, और अभी उसके केस का फैसला ना हुआ हो, और उसके बाद बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए, और उसने 7 साल से ज्यादा टाइम इधर गुजार लिया, तो उसको कौन सा वीजा देंगे बाद में, अगर वो खुद इंडिपेंडेंट अप्लाई करे तो? जी, वो कौन सी एप्लीकेशन करेगा?
वो खुद 18 से ज्यादा हो गया उसकी एज, और उसको यूके में रहते हुए 7 साल से ज्यादा हो गया और हाफ एज से भी ज्यादा हो गया। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, वो कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकेगा, उसमें 3 डिफरेंट रूल हैं। पहला रूल ये है कि अगर कोई बच्चा यूके में आया और 18 साल से कम उम्र है और 7 साल पूरे कर लिए तो वो यहाँ पे रह सकता है। अगर कोई आदमी 18 से ऊपर हो जाए लेकिन उसने 7 साल पूरे ना किए, और फिर वो दूसरा रूल है कि अगर कोई आदमी 18 से लेकर 25 साल तक का है, उसमें है कि उसने आधी ज़िंदगी यूके में गुजारी हो, तो फिर वो इंडेफिनिटली के लिए अप्लाई कर सकता है। तो नहीं इंडेफिनिटली बल्कि एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपके बच्चे ने 7 साल गुजारे, ओवर 18 हो गया, तो इसका मतलब है वो उस कैटेगरी में नहीं आता है जो 18 और 25 के दरमियान है। उसमें शर्त है कि उसने हाफ लाइफ यूके में गुजारी हो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिएगा। सिनेरियो ये कि मेरी बेटी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरे हस्बैंड के पास ILR है, तो मैं 18,600 का रूल जो था वो कवर नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने FLR डाल रही हूँ। फिर उसी के साथ ही मतलब 1 महीने के बाद मैं फौरन SP भी डाल दूंगी, क्योंकि मेरे 6 महीने में मेरा ILR ड्यू है, तो चाह रही हूँ कि मैं एक्सटेंड कर दूँ इस तरह से वीजे को ना। तो मतलब पहले FLR डालूँ फिर SP डालूँ, तो ये क्या सही रहेगा? अभी आपके पास क्या आपका लीगल स्टेटस अभी क्या है यहाँ पे? अभी मेरे हस्बैंड के पास वो जो एंटरप्रेन्योर वीजा था वो वाला वीजा है मेरे पास, लेकिन हस्बैंड के पास ILR है। उनके पास ILR, तो आपके पास? हाँ जी, मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है इसी महीने। आपके पास कौन सा वीजा है? एज ए डिपेंडेंट वीजा है? जी डिपेंडेंट वीजा है, जो कि 22 तारीख को एक्सपायर हो रहा है। तो लेकिन वो 18,600 नहीं कमा रहे हैं इस वक्त आपके हस्बैंड? जी 18,600 कवर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक सॉलिसिटर से बात हुई, उन्होंने कहा कि 1,550 ऐसी समथिंग कुछ होना चाहिए। तो लेकिन जब उन्होंने इंडेफिनिटली अप्लाई किया उस वक्त आपके लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? उस वक्त थोड़ी सी पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में गलती आपसे यही हुई है कि जब आपके हस्बैंड इंडेफिनिटली के लिए अप्लाई करते उस वक्त अगर आप अप्लाई करते तो आपको उन्होंने 3 साल का स्टे दे देना चाहिए था। बहरहाल अभी आप जो फार्म FP है वो अगर कंप्लीट करके अप्लाई करें तो आप कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन के साथ ही मुझे बताया गया कि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अगर किसी वजह से आपकी कॉल ना मिल सकी हो तो अगले फ्राइडे को 7 बजे यही होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। रब रखा।